इस 75 साल में भारत का जो सफ़र रहा, हिंदुस्तान का जो सफ़र रहा, इंडिया का जो सफ़र रहा, वो किस किस मकाम से गुजरा। तो हमारे लोकतंत्र का सफ़र किन किन पड़ाव से गुजरा, क्या क्या मंजिलें उसने हासिल की, क्या क्या मंजिलें अभी हासिल की जाना बाकी हैं और किस तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। राजदीप, मुझे उम्मीद है कि इन सारे सवालात के साथ में इन लोगों से रूबरू होंगे, इनसे बातचीत करेंगे और हम लोग इस सेशन को काफ़ी एंजॉय करेंगे। जो लोग बहुत सारे खड़े हैं, अगर वो लोग आगे आके नीचे कारपेट पे बैठना चाहें तो हमें किसी किस्म की आपत्ति नहीं है। जो लोग चाहें वो यहाँ पे आके बैठ सकते हैं और जो भी खड़े हैं इस तरीके से खड़े हों कि उनके पीछे वालों को किसी तरीके की परेशानी न हो। थैंक यू सो मच। राजदीप। हेलो, नमस्कार दोस्तों, टॉक जर्नलिज्म 2022 के इस फाइनल सेशन में आपका स्वागत है। हम आज़ादी के अमृत महोत्सव की बात कर रहे हैं, 75 इयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। और आज़ादी का मतलब है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का एक तरह से हमारे देश में उसका अग्रसर होना, और उसके साथ साथ ये भी है कि आप पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी किसी भी देश में नहीं हो सकती जब तक एक मजबूत विपक्ष हो। तो हमने सोचा कि क्योंकि पत्रकार जो होता है, जर्नलिस्ट आर मेंट टू बी द ऑपोजिशन, आज हम पूरी तरह से बाइलिंगुअल रहेंगे क्योंकि इस देश में कोई बाउंड्री नहीं होनी चाहिए, न धर्म की होनी चाहिए, न जाति की, न भाषा की। तो आप जिस भाषा में बोलना चाहे उस भाषा में आप बोल सकते हैं। देयर विल बी नो बाउंड्री सेट बाय लैंग्वेज। माय फ्रेंड मिस्टर डी राजा कम्स फ्रॉम तमिलनाडु, सो ही सेड मुझे इंग्लिश में बोलना है। आई सेड आप तमिल में भी बोलिए, वी विल ट्रांसलेट इट। डॉक्टर सीपी जोशी कम्स फ्रॉम राजस्थान, सन ऑफ द सॉइल, तो अगर आप राजस्थानी में बोलना चाहे या आपके उदयपुर की भाषा में बोलना चाहिए, या हिंदी में या अंग्रेजी में, योर चॉइस। असदुद्दीन ओवैसी कम्स फ्रॉम द लवली सिटी ऑफ हैदराबाद, वहां भी अगर आप उर्दू में बोलना चाहे, तेलुगु में बोलना चाहे या अंग्रेजी में बोलना चाहे, द चॉइस इज योर्स, बिकॉज इन डेमोक्रेसी यू हैव टू रिमूव ऑल बाउंड्रीज। लेकिन आज विपक्ष जहां खड़ा हुआ है, 75 years of democracy, where is the opposition? Media is often called the opposition. हम opposition, मीडिया opposition होनी चाहिए। मेरे एक पुराने एडिटर कहते थे, मीडिया मस्ट ऑलवेज सिट इन दी ऑपोजिशन। जो भी सरकार में है उसको सवाल पूछो, जब कांग्रेस पे सरकार में उससे पूछो, जब बीजेपी आएगी उनको पूछो। बट द पॉलिटिकल ऑपोजिशन हैज टू इवेंचुअली सेटल द फ्यूचर ऑफ दिस डेमोक्रेसी। क्या हम एक वन पार्टी डेमोक्रेसी बनेंगे या एक मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी रहेंगे? सो दैट इज द टॉपिक टुडे which we have decided to end today's session with, and therefore I will start with you, Dr. Joshi, because your party is the biggest opposition. सबसे बड़ी opposition party अभी भी इस देश में है कांग्रेस पार्टी। वो जीवंत है, लोग कह रहे हैं कि अब कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे एग्जिट कर रही है, कांग्रेस मुक्त भारत बन रहा है। आप बताइए कैसे देखते हैं आप आज विपक्ष की स्थिति? राजस्थान में तो आप सरकार में हैं, लेकिन देश की स्थिति अगर हम देखें, क्या आपको लगता है डू वी हैव एन ऑपोजिशन? क्या हमारी ऑपोजिशन जिंदा है? राजदीप जी, first let me have this straightforward statement that I am a speaker of the assembly, so I won't be able to speak on behalf of Congress, but as a political activist I am able to give comment. So it should be very clear that whatever I am saying, it is not the views of the Congress party, because I am here as a speaker, so that limitation I will have to have it. सर, आजकल स्पीकर तो खुद एक किसी पार्टी से स्पीक करते हैं। कहाँ वो जमाना रह गया जहाँ स्पीकर अपनी राजनीति
पर फिर भी आई अप्रिशिएट, आपने कहा है आपकी एक संवैधानिक मर्यादा है, उस मर्यादा में आप रहिए सर। देश में जो सीनियर बन रहा है और जिसमें अपोजिशन की स्पेस आप देख रहे हैं, उसमें अपोजिशन है, अपोजिशन की जो लीडरशिप है वो नहीं है। प्लीज़ अंडरस्टैंड इट, कंट्री में जो हमारा सीट है उसको समझें। यदि इस देश में 100 वोट गिर रहे थे 52 से लगाकर अभी तक, तो 50% वोट वॉज शेयर बिटवीन कांग्रेस एंड बीजेपी, दैट मीन नेशनल पार्टी। टुडे द वोट ऑफ बीजेपी एंड कांग्रेस इज रफली exceed 52%, 20% Congress and 32% roughly is BJP. Previously it was reversed, the Congress was having 30% and the BJP was having 19-20%. But rest 48% vote is still there. But who represents this 48% against the 32% of BJP? So that question is irrelevant. आज की डेट में हम लोगों को समझाने की आवश्यकता है कि 32% वोट लेकर भारतीय जनता पार्टी एक तरफ है और बाकी 68% वोट दूसरी तरफ है, जो बीजेपी की विचारधारा के पक्ष में नहीं है। ये देश का मैंडेट है, पर उनकी लीडरशिप कौन कर रहा है, ये बड़ा प्रश्न है। ये 52 से लगाकर ये प्रश्न बार बार उठता रहा है, इंदिरा जी के सामने भी उठता रहा, और जब भी कभी हमने टीना का फैक्टर कहा तब भी उठता रहा। आज भी हमें ऐसा लगता है, लेकिन ये हकीकत नहीं है। जबकि क्लाउड होता है तो लगता है कि सूरज नहीं उग रहा है, लेकिन सूरज उगेगा। और ये जो 68% वोट है वो उस स्पेस को लेंगे, एक्सेप्ट ओनली यू रिक्वायर्ड वन लीडर, दैट्स ऑल। तो यू आर सेइंग द रियल क्राइसिस ऑफ लीडरशिप, कि कौन बनेगा, एक तरह से कहां से लीडरशिप उभर कर आएगी ऑपोजिशन के लिए, सही है ना? बिल्कुल। आप देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी जब देश के प्रधानमंत्री थे, इंडिया साइनिंग की बात कर रहे थे, किसी ने सोचा था कि सोनिया गांधी जी लीडरशिप लेकर भारतीय जनता पार्टी को डिफीट कर देगी? सडनली द सीनियर चेंज। सो इस देश में ये पहली बार नहीं हुआ। इंदिरा जी जब पावर में थी, नोबडी थॉट दैट जयप्रकाश नारायण विल कम इन पिक्चर एंड थिंग्स विल चेंज। सो द एग्जैक्ट जो चीज उभरनी है वो हमें नजर नहीं आ रही, पर उभरेगी, फिर सुबह होगी। मिस्टर राजा, आर यू as hopeful? Because the general belief is कि the opposition today is a divided house. You are unable to unite on any question. You are all divided amongst each other. You do not have a united narrative. You do not have a united leadership. आपके पास कोई united idea भी नहीं है। Mr. Rajadev, there is an element of disunity among opposition parties. I do not deny this. Opposition parties must draw lessons from what is happening in Parliament, outside Parliament. It is time for every party to do serious introspection. Finally, what is happening today? Why Parliament is not functioning? Why Parliament is not functioning? Mr. Modi declared he will strive for maximum governance, minimum government. But what we have witnessed all over these years, government has become maximum, governance has become minimum. I wish it doesn't become minus governance. And the other way, Parliament is supreme in our democracy, and Parliament is becoming minimum, and Parliament is increasingly become defunct and redundant. If Parliament becomes dysfunctional, that is end of democracy. Democracy will die. And yeah, I find many young friends are sitting here, young men, young women. They should understand the parliamentary democracy, parliamentary form of government. This idea is not new to India. In fact, Gandhiji raised this issue way back in the year 1917 when he was addressing a Gujarat political conference. There he spoke about the idea of parliament. And later on, in 1918, Gandhi declared he would support a movement for establishing a parliamentary democracy, parliamentary government in India. Later on, we saw the way Jawaharlal Nehru took up that issue, objective resolution, and it paved the way
for framing our constitution. And when the constitution was framed, Dr. Ambedkar was the prime architect of the constitution. And Dr. Ambedkar made it clear, India should emerge as a parliamentary democracy. India cannot opt for presidential form of government. If you opt for presidential form of government, then you may talk about stability, but the government, the executive, will not be responsible, answerable, accountable to parliament. So instead of opting for stability, we should opt for responsibility, accountability of the executive to parliament. That is how Dr. Ambedkar opted for parliamentary democracy, parliamentary form of government. And in other way, I can explain to you, Ambedkar didn't agree for any kind of theocratic form of government. Ambedkar was emphatically against India becoming a theocracy, a theocratic government. No, Ambedkar opted for secular government, secular state. This is what Ambedkar said. And Ambedkar, in fact, I don't want to take many quotations from Ambedkar, but Ambedkar said the constitution opens with the great lines, we the people of India. Ambedkar never said we the Hindus, we the Muslims, we the Christians, we the people of India. That is what Dr. Ambedkar said. Let me take you have triggered our debate. We'll come back to that No, point. I will finish. Now, having understood all these things, we must say, today what is happening is not in the interests of our parliamentary democracy. Of course, we have, when I say parliamentary democracy, it is multi-party democracy. India is a country of tremendous diversities. Mr. Rajdeep was telling, any language you can speak. What does it mean? We have such diversity. We have number of languages and we have number of cultures and ethnic diversities. But how to run a parliament? That's what the question. And parliament, if doesn't function, the government must be held answerable, accountable. Dr. Ambedkar said parliament belongs to opposition. Opposition will raise the issues of public importance, national importance. The government of the day should agree for debate. Why government is not agreeable for debate? And the other issue what Ms. Rajdeep is saying, why opposition is not united? Yes, there are problems. And this is what my party, the Communist Party of India, has been telling every party. All secular democratic parties must draw lessons from the emerging situation and must find way out, how to work together, how to build united movement. When I say united movement, it is not just against one single party, BJP or RSS. And we must build movement on the issues of livelihood of the people. Education, healthcare, housing, employment, food security, land. On such issues, all secular democratic parties must come and build a united movement. Then we can move for political change and we must fight for political power. And yes, for instance, left is also weak. I start from me, self-critical analysis. The left strength has become weak in parliament, in both Lok Sabha and Rajya Sabha. But it doesn't mean the influence, the ideological influence, the political influence of left has gone down. There is a gap between our ideological influence and the electoral performance. Mr. Joshi said, he was comparing all voting percentages. Even today, what is the vote percentage of BJP? No, one minute. No, Mr. Raja, 1 minute. Is opposed to Mr. BJP. Raja, I will now stop you for a moment. We can discuss
specifics in a moment, but you have raised the larger issue. Yes. You have said we are a constitutional democracy committed to the idea of we the people. Yes. Not we the Hindus, not we the Muslims, not we the Dalits, not we Yes. a specific community. Let me take that to Asaduddin Owaisi. Mr. Owaisi, you are smiling even before I'm asking the question. The question is that, in a way, one of the challenges that is being seen at India at 75 is whether we will remain that constitutional democracy where it will be we the people. Is it we the Muslims, we the Hindus, we the Dalits, we the Yadavs, we the Thakurs, we the Brahmins? Is India actually now finding itself much more difficult to actually hold together as a constitutional democracy? And that is one of the challenges of our times, not just the weakness of the opposition, but the weakness of this concept of constitutional democracy based on we the people. राजदीप, संविधान में तो जो लिखा हुआ है वी द पीपल लिखा हुआ है, बिल्कुल, मगर हकीकत में रियलिटी में उसके बरक्स काम होता है, ऑपोजिट काम होता है। ये आपको ही मानना पड़ेगा, मुझे ही मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं ये कहूँगा कि आज बीजेपी सरकार में है 12-13 प्रदेशों में, और बीजेपी लोकसभा में भी 303 एमपी, राज्यसभा में सबसे बड़ी पार्टी है, और उनके पास एक भी मुस्लिम एमपी नहीं है, तो आप बोलेंगे आप ये क्या बोल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हैं? अगर मैं कहूँगा कि भाई कल राजस्थान में असेंबली के इलेक्शन होंगे और वी द पीपल को कैंडिडेट बनाया जाएगा तो कोई नहीं जीतेगा, तो कौन किस बरादरी का है, ज़ात का है, कास्ट का है, उसी के ऊपर काम होगा। तो मेरा मानना ये है कि हमारे देश में अभी जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी ज़रूर है, मगर जो कल्चर चाहिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी का वो नहीं हम लोग पैदा कर सके, और इसको समझना बेहद ज़रूरी है। अगर मैं आपको कंपेयर करूँगा ग्रेट ब्रिटेन से, बोरिस जॉनसन को हटा दिया गया, क्या कांग्रेस पार्टी और बीजेपी में लीडर बड़ा है या पार्टी बड़ी है? लीडर पार्टी से बड़ा है। ग्रेट ब्रिटेन का वेस्टमिनिस्टर मॉडल जो है, पार्टी बड़ी है इसलिए बोरिस जॉनसन चले गए, कंजर्वेटिव राइट विंग है, एंटी इमिग्रेशन सब राइट विंग है, मगर वहां पर 3 नेता है, एक ज़हावी है कुर्दिश, एक साजिद है पाकिस्तानी डिसेंट का, और एक अभी जो क्या नाम, ऋषि सुनक, ऋषि, वो इंडियन है। बीजेपी के पास है ही नहीं कोई भी। तो बीजेपी और कांग्रेस का प्रॉब्लम ये है कि लीडर बड़ा है, पार्टी छोटी है। इसीलिए हम देखते ये हैं कि जब पार्लियामेंट में थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स है, सुप्रीम है पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर इज सुप्रीम, मगर जब नेशनल एम्बलम का इनॉग्रेशन करने या प्रधानमंत्री बोले मैं सामने बैठूंगा, स्पीकर पीछे बैठेगा, ये कभी हुआ है? अच्छा, फिर आप ये देख लीजिए, प्रधानमंत्री बार बार बोलते हम लोग अपना वक्त खराब करते हैं, राइट्स के ऊपर ड्यूटीज को भूल जाते हैं। प्रधानमंत्री ये भूल जाते हैं कि ये जमहूरियत है, अगर कोई गुलाम होता है तो गुलाम के ड्यूटीज होते, आजाद हिंदुस्तानी के ड्यूटीज नहीं होते, राइट्स होते हैं। तीसरी बात यह है कि ये जो बिगाड़ पैदा हुआ है ना, ये कांग्रेस से शुरू हुआ है। 2004 से लेकर आप 2014 तक देखिए, कांग्रेस ने 67 ऑर्डिनेंस जारी किए। तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि आप 10 साल में 67, मैं 8 साल में 76 जारी करता हूं। 90, अब आप पार्लियामेंट कितने दिन बैठती है? 66 डेज। 5 साल में 365 दिन या 400 दिन बैठते हैं। क्या करते हैं? अब जोशी साहब बैठे हैं, बुरा मत मानिए, ना इनके पास डिप्टी स्पीकर है ना लोकसभा में डिप्टी स्पीकर है। 19 में आप इलेक्ट हुए, वहां भी 19 सरकार में डिप्टी स्पीकर ही नहीं है। तो लीडर, ये प्रॉब्लम क्या है कि बस एक आदमी पार्टी है, तो कहाँ कल्चर, कहाँ कैसे आगे बढ़ेगा? देखिए असद भाई, आपकी भी पार्टी वन मैन शो है। एक सुनिए, मैंने आपको शुरुआत में पूछा कि क्या कहीं ना कहीं वोट बैंक पॉलिटिक्स की राजदीप वजह से, मेरी बात तो मुकम्मल कर लें दीजिए। जिस दिन मैं सत्ता में आ जाऊंगा आप मुझे पूछिए ना। अरे आप
अगर अगर कल राजदीप सरदेसाई राज्यसभा के एमपी बन गए तो बोलूंगा बॉस, अगर इंशाल्लाह हो जाए, हम दुआ कर रहे हैं। मगर मैं एक सत्ता में हम तो नहीं है ना, हम तो नहीं है सत्ता में। हिंदू मुस्लिम का आप छोड़ दीजिए। नहीं, छोड़ क्यों नहीं? मैं बोल रहा हूं, आपने उसका जवाब नहीं दिया। मैं जवाब दे रहा हूं ना। मुसलमानों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हम वोट डाल सकते, वोट नहीं ले सकते। हम वोट डाल सकते हैं, वोट नहीं ले सकते। भाजपा को तो मुसलमान की जरूरत भी नहीं है। 31% हिंदू वोट मिला 14 में, 19 में 37% हो गया। मैं जिम्मेदार हूं उसका, आप जिम्मेदार है, आप सब लोग जिम्मेदार है। मैं जिम्मेदार नहीं हूं, मैंने कम्युनिटी वाइज कह रहा हूं, मैंने इंडिविजुअल नहीं कह रहा हूं। तो ये मेरा आंसर है। नहीं, तो आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं वोट बैंक पॉलिटिक्स ने हमारी डेमोक्रेसी को कमजोर किया है या नहीं? जब आप चुनाव में जाते हैं, आप एक समुदाय को देख के अपना वोट लेते हैं, दूसरा कोई व्यक्ति जाता है वो अपने समुदाय को लेकर। वोट बैंक पॉलिटिक्स ने हमारी डेमोक्रेसी कमजोर की है या मजबूत की है? राजदीप, वोट बैंक पॉलिटिक्स की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल सच है ये। वोट बैंक पॉलिटिक्स की वजह से ही अगर आप सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखेंगे तो हर कास्ट एंड कम्युनिटी का डेवलपमेंट हुआ है। मुसलमानों का क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम वोट बैंक नहीं है, दिखाने के नाम पे वोट बैंक है। अगर वोट बैंक होते तो इतना लिटरेसी लेवल, अनएम्प्लॉयमेंट, ये पीएलएफ का रिपोर्ट देख लीजिए, सब जगह पे है। तो यकीनन वोट बैंक है। मगर मुसलमानों की भी गलती इसमें है कि वो ये समझते कि नहीं, हम पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सेकुलरिज्म बचाने की। मुसलमानों का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप किसी को जाके बोलिए देखो सेकुलरिज्म बचाना है, बोलेगा भाई राजदीप तो हमारा बड़ा दोस्त है, सच कह रहा है, मगर इलेक्शन के बाद रोज मरता है, कोई पूछने वाला नहीं है उसको। ये प्रॉब्लम है हमारा। यस मिस्टर राजा। So, what is the demand of the situation today? We have experienced how parliamentary government is functioning in our country. Here it is not the blame game, blaming one party or pitting one party against other. Now, as citizens, we should seriously think what are the lapses in our system. Our party, for that matter, has been demanding we should strive for electoral reforms. Electoral reforms. There is no level playing field to all political parties. And government appointed one committee, Indrajit Gupta committee, and it was an high-powered committee in which persons like Manmohan Singh were members. And that committee has given wonderful report. We must think of electoral reforms and state funding, and we must think of... Mr. Raja, one minute. Why do you say there is no level playing field? Yes, there is no level playing field. How? I am telling you, there is no level playing field. And who are spending the money? Now the electoral bonds. What is the meaning of electoral bonds? When Mr. Arun Jaitley was finance minister, I questioned, what is this electoral bond? The BJP government brought it through finance bill, and who has benefited? It is BJP which has benefited, amassed huge money. Can you deny that? I am asking you. Can you deny that? What is the PM CARES fund? There is the level playing field. Okay. Do you think there is no money power? There is no money power. My party cannot spend money in elections. Sir, Yeah, okay. no, 1 minute. But let me get everybody to respond to that. You know, Dr. C.P. Joshi, there is something in what Mr. Raja says and what Mr. Owaisi says. पर ये केवल 2014 के बाद ही नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के जमाने में कांग्रेस ने भी सिस्टम को मोनोपोलाइज करने की कोशिश नहीं की थी। तब बीजेपी ऑपोजिशन में थी, बीजेपी वही बातें करती थी कि देखिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। मुझे कभी लगता है कि कांग्रेस एक तरह से जड़ है जहां से बाकियों को सबक मिले कि किस तरह से राजनीति करनी है। क्या आप कहीं ना कहीं मानते हैं कि हमारी राजनीति में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है? आज विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं ना उनके पास वो आइडियाज हैं, ना उनके पास वो ताकत है एक तरह से सरकार को चैलेंज। क्या सिस्टम का प्रॉब्लम है या पार्टियों का प्रॉब्लम है? असद ओवैसी कह रहे हैं कि आप सबकी पार्टी में लीडर को देखते हैं, पार्टी को कोई पार्टी ऑर्गेनाइजेशन आपका कमजोर होता है, केवल लीडर की वाहवाही होती है।
एक तरह से चमचागिरी कहिए, साइकोफेंसी करिए, उसी में ये पार्टियां फंस गई। क्या ये सही है? अजी मैं आई स्टार्ट विद व्हाट औसी साहब ने कहा, वी ऑप्टेड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। व्हाट इज प्री रिक्विजिट फॉर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी? राजनीतिक पार्टियां होगी, उनकी विचारधारा होगी, और विचारधारा के आधार पर हम लोगों की ओपिनियन लेकर सत्ता में आएंगे। हमने 52 से लगाकर आज तक क्या पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शन को हमने स्ट्रेंथन किया? क्या आज कोई पॉलिटिकल पार्टी, वेदर इट इज बीजेपी, सीपीआई और एनी पार्टी, हमने लोगों को एजुकेट किया है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन हमने माना है, जिसमें लेजिस्लेटर होगा, एग्जीक्यूटिव होगी, जुडिशरी होगी, उसमें लेजिस्लेटर सुप्रीम होगी। कितने नौजवान पीढ़ी के लोगों को मालूम है कि हम कहते हैं कि विधायिका, एग्जीक्यूटिव विधायिका के प्रति अकाउंटेबल है, विधायिका जनता के प्रति अकाउंटेबल है, वोट पड़ते हैं, सत्ता बनती है। उत्तर प्रदेश का एवरेज असेंबली कितने दिन चल रही है? 18 दिन। 400 एमएलए चुनाव जीत कर आते हैं, 18 दिन असेंबली चल रही है। ऑन एन एवरेज कंट्री की ये भी है, वो 35 की एवरेज है, एक्सेप्ट केरला। नहीं, 17 राज्य इस देश में, 17 जहां असेंबली 20 दिन से कम चलती है, लेस देन 20 डेज। 17 ऐसे देश में। तो आप स्पीकर हैं, आप क्यों नहीं कहते? मैं पहला आदमी, सब आज फिर कह रहा हूं, मैं जो प्रश्न उठा रहे इररिलेवेंट है। पहला प्रश्न जो सबसे जनता को पॉलिटिकली पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से एजुकेट करने का काम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर रही है। यदि पॉलिटिकल पार्टी करती तो ये वोट देने वाले आदमी पूछते हैं कि हाउस क्यों नहीं चल रहा है, हाउस क्यों नहीं चल रहा है? तो वो एमएलए जो 18 दिन तक हाउस चलकर 365 दिन की तनख्वाह ले रहा है, वो कौन सा कानून बना रहा है? इस देश में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नहीं चल रही है, इस देश में एग्जीक्यूटिव डिक्टेटरशिप चल रही है, क्योंकि हाउस चल ही नहीं रहा है, हाउस की अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो जो एग्जीक्यूटिव निर्णय कर रही है, उस एग्जीक्यूटिव निर्णय को हम लागू कर रहे हैं। नहीं, पर ये राज्यों में भी है, सब जगह। नहीं, ये राज्यों में भी है। राज्य आई एम नॉट सेइंग वो राज और देश, मैं कह रहा हूँ इस देश में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जिसकी क्राइसिस की हम आज चिंता कर रहे हैं। आप समझ नहीं रहे जोशी साहब इशारा किस पे कर रहे हैं? आप समझ नहीं रहे हैं। आपको समझना चाहिए। देखिए, एग्जीक्यूटिव में चीफ मिनिस्टर राजस्थान भी आता है, प्राइम मिनिस्टर मोदी भी आता है। आप समझा करिए। मैं ये भी समझता हूँ, मैं ये भी जानता हूँ आप भी एस्पायर कर रहे हैं बनने के लिए, आप भी आते हो। यदि आप एजुकेट नहीं करते, आप भी उस कैटेगरी में आते हो। मैं जो बात कहना चाहता हूँ, मैं बड़ी गंभीरता से कहना चाहता हूँ। मैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में यदि विचारधारा के आधार पर हम वोट लेकर सत्ता में आते हैं तो ये पैसा, इन्फ्लुएंस सब सेकेंडरी होता। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जैसा कहा, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पार्टी इज इंपॉर्टेंट, लीडर इज सेकेंडरी। हमने एजुकेट किया पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, हमने एजुकेट किया लीडर इंपॉर्टेंट है। बी ए लीडर ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी, बी ए नरेंद्र मोदी, बी ए जवाहरलाल नेहरू, बी ए इंदिरा गांधी। हमने खुद ने लोगों को ये बताया है कि इस देश में लीडर इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में विचारधारा के आधार पर हम लोगों को मोबिलाइज करते, ओपिनियन बना के सत्ता में आते, तब लोगों को पड़ता है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब विचारधारा के आधार पर आगे बढ़ना है। हमने फाल्टी एजुकेशन देकर डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाने का काम किया है। इसलिए आज ये को कहने की स्थिति में नहीं है कि यदि हाउस 18 दिन चल रहा है, 400 एमएलए इलेक्ट होकर जाते हैं, करोड़ों आदमी वोट दे रहे, तो असेंबली और उसको बंद कर दिया जाए। हमने कोई कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया है कि कम से कम 180 दिन तक असेंबली चलेगी, 200 दिन तक पार्लियामेंट चलेगी? हमने कोई नियम बनाया है कि कानून बनाने का काम किया? इसलिए ये कह देना कि कांग्रेस ने किया या बीजेपी ने किया, आपको लगता है कानून होना चाहिए? मैं इस पक्ष का पक्षधर हूं कि कानूनन हाउस कम से कम 200 दिन चलना चाहिए। मैं इसका पक्षधर हूं कि आपकी पार्लियामेंट्री जो कमेटीज है, उस कमेटीज में जब तक एमएलए पार्टिसिपेट कर इफेक्टिव रोल पैदा नहीं करे, तब तक उसको मंत्री का अवसर नहीं मिलना चाहिए। हम आज की डेट में पॉलिटिशियन जो है वो नीति बनाने का काम कम कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स बनाने का काम कर रहे हैं, बिकॉज हम इस कॉम्पिटेंट लेवल के मिनिस्टर को इलेक्ट होने का मौका ही नहीं दे रहे, हमको उनको ट्रेनिंग ही नहीं दे रहे। तो हमारा बेसिक जो क्राइसिस आज पैदा हुआ है, उस क्राइसिस का एक बड़ा कारण है, आगे भी क्राइसिस पैदा होगा यदि हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की प्री रिक्विजिट चीजों को नौजवान पीढ़ी को, लोगों को नहीं समझाया। वोट देना इंपॉर्टेंट नहीं है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में यह समझना आवश्यक है कि विचारधारा के आधार पर आप वोट दीजिए। हिंदू हो, मुस्लिम हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, यदि कमिटेड आदमी विचारधारा का है और वो चुनाव लड़कर आगे बढ़ता है और पार्टी उसको सपोर्ट करती है, तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कोई तकलीफ नहीं आती। पर क्योंकि एब्रेशन है, इसलिए उस एब्रेशन का फायदा कभी एक्स ने उठाया, उस एब्रेशन का फायदा आज वाई उठा रहा है। लेकिन इससे इस देश में डेमोक्रेसी
डेमोक्रेसी खत्म नहीं होगी, डेमोक्रेसी इवॉल्व हो रही है, इस इवॉल्व के एब्रेशन है, इस एब्रेशन में एक पार्ट आज नजर आ रहा हमें, इंदिरा जी के समय में नजर आ रहा था, कल ये भी खत्म होगा और नौजवान पीढ़ी इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से देश को आगे बढ़ाएगी। Very, very interesting, Dr. Joshi. Along with that, Mr. Raja, you mentioned money power, electoral bonds. Are you telling me that today you cannot fight an election or survive in politics without money power? Let's be very clear. That is- I want a straight answer, because the left claims that that is one of the reasons why the left, despite you claim that your ideology still has relevance, you are unable to have more than a couple of MLAs in Lok Sabha. Is it because of money power, or that you have lost your connect No. with people? Why blame only money power? The BJP is working hard and connecting with people. You have not been able to connect with them. We are connecting with the people. We speak the truth. We do not deceive people. We do not misguide the people. We speak the truth. As communists, I am proud of speaking the truth, even though I am not winning the elections. Number one. And I have been to several states during the elections, and the money BJP has been spending, has spent in Manipur. You ask them in Tamil Nadu how much money they are spending. You ask them. Why I am telling all these things? Even the Election Commission has admitted money power corrupts Indian electoral system. We should face the truth as. So what is truth. the reform what is the reform you would like to see? No, reform means that is why state funding of elections, which has been suggested by Indrajit Gupta committee, state funding of elections, and there should be level playing field. Let us discuss, but let us discuss these things. Parliament should discuss, and many people are talking about parliamentary form of government. What is exactly the parliamentary form of government? You all know Mr. K.R. Narayanan was president. I take this opportunity to give you what K.R. Narayanan as president said, because that was the time Vajpayee government wanted to revise the constitution. Mr. Narayanan raised the question whether constitution has failed us or we failed the constitution. Then Mr. Vajpayee had to retreat. Mr. Vajpayee had to retreat. What K.R. Narayanan said, the form of government, the parliamentary democratic form, was chosen by founding fathers after deep thought and debate. In the Constituent Assembly, Dr. Ambedkar explained the drafting committee in choosing the parliamentary system for India preferred more responsibility. And Mr. Joshi was talking about the executive, how to make executive responsible, answerable, accountable. It was discussed long back. Choosing the parliamentary system for India preferred more responsibility to more stability, a system under which the government will be on the unwill. No, 1 minute. I'm sorry. So, Mr. Raja, no, 1 minute. No, I want you to answer. He has recommended 200 days Parliament should sit. I want to ask you one thing. Today, if I am an MLA or an MP, I have to follow what my leader says. मेरी आवाज ही नहीं है. मैं कोई मेरी स्वतंत्र आवाज नहीं. Moment I say मैं कुछ लीडर के खिलाफ कर दूं, मुझे सस्पेंड किया जाता है, पार्टी से बाहर निकाल. You talk of parliamentary democracy, but there is no inner party democracy. किसी भी पार्टी में ओवैसी की पार्टी हो, I don't. कम्युनिस्ट हो या कांग्रेस हो, you cannot speak against the leader. I don't agree with you, and we have been demanding Parliament should function minimum 100 days in a year. I am asking you, is there inner party democracy in your own party? क्या मैं We have inner party democracy. Yeah, we have a party constitution. We elect our leadership. There is a collective leadership. Election Commission demands how the party is run. नहीं, you don't elect, sir. All of you select. Most of you No. regional parties No, एक no, परिवार. no, no, Most of your regional parties are किसी एक परिवार की पार्टी No, no, बन गई that है. you- Father, son, daughter-in-law, सब एक पार्टी में आ जाते हैं. What I am saying, Yes or no? you may attribute to other parties, not to the communist parties, left parties. That's what That I I- am saying. that I agree. Agree. You are the only party that is not a family party. That is what Mr. Owaisi, our party committed to. Mr. Owaisi, poor people, working people. Mr. Owaisi, your father was also an MP.
several times. He in a way, and you have succeeded him. Your brother is also MLA. There is also a feeling that Indian politics is all family controlled. You are all closed shops. अगर कोई out of these hundreds of people more talented than you, वो नहीं बन सकता, क्योंकि पार्टी आपकी क्लोज शॉप फैमिली पार्टी है. इनके पार्टी में राहुल गांधी से कई लोग टैलेंटेड हो सकते हैं, लेकिन बनेगा कोई गांधी परिवार से ही अध्यक्ष. ये सच्चाई है कि नहीं? नहीं. हाँ, क्या हुआ? प्लीज एक बात सुन. अरे शंकर दयाल शर्मा कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे, सीताराम कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे. देयर आर नंबर ऑफ पीपल अदर देन गांधी फैमिली वर द प्रेसिडेंट ऑफ द who कांग्रेस. controlled your party? That's not, don't, but this is a misnomer. Please understand it. Last Gandhi family के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी थे. Which year? How many young people are aware about this? 84 to 89. Then after that nobody was prime minister of the country. Even then we say Gandhi family is responsible. The number of people who happen to be the president of the चलाते हैं वो. This is misnomer. ये misnomer नौजवान पीढ़ी को समझाने की आवश्यकता है. ये ओएसिस के बारे में क्यों नहीं पूछ रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ. इनको पूछ रहे हैं क्या? ये बात नहीं है. आप प्लीज अंडरस्टैंड इट. उनको जवाब देने दीजिए. ओवैसी जी, all Indian, एक मिनट, except for the left and to some extent the BJP, all other parties in this country, some extent मैंने बीजेपी में कहा, क्योंकि बीजेपी में भी कुछ अब पारिवारिक ट्रेंड्स आ रहे हैं. इन दोनों को छोड़ के बाकी आप सब जो हैं फैमिली ओन्ड पार्टीज हैं. सही गलत? इम्तियाज जलील मेरे भाई हैं, बेटे हैं, जो औरंगाबाद के एमपी बने. एक एमपी बना. अरे बने ना, आपके साथ जर्नलिस्ट के तौर पे काम किए. आप पॉलिटिक्स में नहीं, वो पॉलिटिक्स में आ गए, एमपी बन गए. मेरे तो भाई है ना, बेटे है ना, रिश्तेदार है. अख्तरुल ईमान मेरे बिहार के एमएलए हैं, प्रेसिडेंट हैं. मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है, बिहार के प्रेसिडेंट हैं. वो अपना काम देख रहे हैं इंडिपेंडेंटली. मगर एक इम्पॉर्टेंट बात अभी स्पीकर साहब ने कही है. वो अभी जो बोले हैं वो स्पीकर के तौर पे बोले या कांग्रेस के नेता के तौर पे बोले, नहीं मालूम मेरे को. कौन सी बात? नहीं सर मुझे बोलने दीजिए. आप स्पीकर की तरह बोले, मैं मानता हूँ. तो अभी नहीं, I want a more serious. See, a lot of young people feel that politics. I want you to explain why you think politics is not a closed shop. हमें लगता है politics अब बिल्कुल एक बंद दुकान की तरह बन गई है. आप किसी के एक परिवार से आते हैं, only then you can rise to the top. राजदीप, वो बिल्कुल सच्चाई है उसमें. इसलिए सच्चाई है कि असेंबली और पार्लियामेंट के चुनाव लड़ने के लिए पैसा या तो वो इंडिविजुअल बहुत दौलतमंद होता है या फिर पार्टी के पास इलेक्टोरल बॉन्ड होते हैं. इसीलिए वो इलेक्शन लड़ते हैं. बहुत कम लोग, जैसा इम्तियाज जलील है, कुछ दौलत नहीं थी मगर औरंगाबाद की जनता ने जिताया. बट अक्सरियत, मेजॉरिटी जो है वो दौलत के ऊपर होता है. इसीलिए तीसरी बात मैं आपको बता रहा हूं कि जब पार्लियामेंट में रेट्रोस्पेक्टिव बिल लाया गया फॉरेन फंडिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, तो कांग्रेस पार्टी ने सपोर्ट किया बीजेपी को. कहां गई आइडियोलॉजी बताइए? अभी जोशी साहब आइडियोलॉजी बोल रहे थे, आप आइडियोलॉजी को भूल गए क्योंकि आपको पैसे बचाना था. आपने लोकसभा में रेट्रोस्पेक्टिव, दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट आया, आप कर लिए. इसका नुकसान ये हो रहा है कि इस प्रोसेस में पॉलिटिकल पार्टीज इररिलेवेंट हो रहे हैं. बीजेपी भी, एक प्रोटेस्ट हुआ लॉयर्स का दिल्ली में, कोई पॉलिटिकल ताल्लुक नहीं था. फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ, क्यों हुआ? फिर CAA का प्रोटेस्ट हुआ. हर जगह पर पब्लिक खुद रोड पर निकल कर प्रोटेस्ट कर रही है. तो इसलिए कर रही कि उनको हम में एतमाद नहीं रहा. अभी ये बहुत बड़ा नुकसान डेमोक्रेसी का हो रहा है. इसको हमको कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा, वरना जनता अगर रोड पर प्रोटेस्ट करते रहेगी. 700 फार्मर्स मर गए उसमें. कोई अच्छा अग्निवीर के ऊपर देखो आप, नौजवान बच्चे निकल गए, उनको पॉलिटिकल पार्टी से मतलब ही नहीं रहा, उनको एतमाद नहीं है. ये सब पॉलिटिकल पार्टी से सोचना पड़ेगा. मैं आज एक इलेक्शन जीत जाऊंगा इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर, मगर उस नौजवान को खो दूंगा हमेशा के लिए जो हमारे देश का मुस्तकबिल है. नहीं तो कहीं ना कहीं आप मान रहे हैं कि हमारी पार्टी सिस्टम कमजोर हो गई है. अगर मैं उदाहरण देता हूं, राजस्थान में एंट्रेंस एग्जाम को लेके, रीट एग्जाम को लेके जो करप्शन हुई थी, धांधली हुई थी, उसके खिलाफ बहुत गुस्सा था. पर
मैं अगर गुस्सा हूं, 18 साल का जवान हूं, मैं पॉलिटिकल पार्टी नहीं ज्वाइन करता हूं, मैं रास्ते पर आ जाता हूं, एजिटेट करता हूं, क्योंकि आप लोग हमारी आवाज उठाते नहीं है। आप केवल चुनाव के टाइम पे हमारी आवाज उठाते हैं। आवाज छोड़िए, आवाज छोड़ो, वो भरोसा ही नहीं करते, सब मिले में ऊपर जाकर मिल लेंगे, ये मिल लेंगे, इसलिए हमको लड़ना है, हमको अपनी आवाज उठाना है। Farmers agitation, CAA protest, Agni. All by citizens, sir, not by political parties. No. See, that is what I'm saying. It because of this domination of hegemony in our Indian politics. It is the youth who are losing confidence. That is dangerous for our democracy. Because you are all dominated by families. No, that might be one of the reasons. But One of the reasons. The main factor is you cannot win an election without money. That is the biggest factor, and electoral bonds, foreign funding. Acha, if you are in power, you know for a fact that, okay, we will get all this funding from various sources. That is the threat to our democracy. उसका solution क्या है? Because D. Raja said state funding करवाइए. आपको लगता है state funding का मतलब for the younger की state पैसा देगा किसी पार्टी को based on the It will not work. on percentage of votes जो उनको मिलते हैं. अगर मुझे जितने ज्यादा वोट मिले उतने मैं स्टेट वो नहीं चलेगा क्योंकि अगर मैं पैसा No, we will debate. सर एक मिनट सर, मैं पैसे ले लिया, मैं दूसरी तरफ से खर्चा करूंगा, कैसे मालूम होगा? सी, द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम. जब तक फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम रहेगा, ये बीमारी बढ़ते रहेगी. ये बहुत बड़ी बीमारी. Listen, this So you are now talking of proportional representation. Why not? No, exactly. I mentioned these 2 points. One, state funding of elections. How can we decide it won't work in India? We have not experimented that. How can we say? I'll tell you why, Mr. Raja. 1 minute. No, 1 minute. Listen, I will let you respond. Because, me finish. 1 minute, sir. Because, Mr. Raja, in India, अभी आपने देखा होगा in Bengal, एजुकेशन मिनिस्टर के घर के फ्रेंड के घर मिलते हैं 40-50 करोड़, right? This is obviously money which has been used through the system. आप स्टेट फंडिंग करिए, वो पैसा तो सिस्टम में आना ही है. No, listen. What will you do about it? Don't bring other issues. We are discussing a serious issue. Yes. Electoral reforms. तो कैसे करोगे? Electoral. That's what I am saying. One is state funding. We have not experimented that so far. That is one. And you Number cannot two? come to a conclusion on that issue. Okay. Number one. Number two, I agree with Ovesi. First post system. That is where I propose proportional representation system. Proportional representation system. Are we ready for that? Unless we go for comprehensive electoral reforms, it is going to be a big challenge even to safeguard our democracy. Parliamentary form of government. Otherwise, you will be carried away by one nation, one culture, one nation, one tax, one nation, one language, one nation, one party, one nation, one leader. And one nation, one dance also. One leader. And what will happen? One nation? One dance. One dance. That's what he says. I don't know which dance he means. No, the point is, our parliamentary system has survived for almost 75 years when we celebrate our independence, and we should think of the parliamentary democracy. And Dr. Ambedkar and galaxy of leaders worked for establishing a secular state, a welfare state, a parliamentary government, and making the executive answerable, accountable to the parliament, thereby accountable to the people. And how we are going to safeguard this? That is the challenge we are facing today. Let me bring in Dr. Joshi at this point. Dr. Joshi, state funding. So I'll let you know. स्टेट फंडिंग का इशू स्टार्ट हुआ कब? हमने आज़ादी के बाद पंचायत का जो चुनाव होता था उसमें पैसा खर्च नहीं होता था, स्टेट का फंडिंग बहुत नॉमिनल होता था. जब से हमने पंचायत को पैसा बहुत देना शुरू किया, तब से पंचायत का एक सरपंच जो चुनाव लड़ता है, वो जो वोटर को वोट लेने के लिए जो इन्वेस्टमेंट करता है, वही फिर जब एमएलए के लिए चुनाव में वोट मांगने जाता है तो उसका एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है. तो ये इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स, पैसे का रोल, ये तब शुरू हुआ जब हमने इस प्रक्रिया को अपनाना शुरू किया. आज जैसा ओवैसी जी ने कहा है, 75 ईयर्स के बाद हमें कोर्स करेक्शन करने की ज़रूरत है.
And one of the course correction which is possible is after 73-4 and 73 and 74 amendment, हम नीचे पावर दें ज़्यादा और इलेक्टोरल प्रोसेस में इनडायरेक्ट में वहाँ से इलेक्ट होकर आदमी को लेके आए. You should have, आज देश में we require a good state chief minister having overall impact in the states. We can't think about that एक सेंट्रल का प्राइम मिनिस्टर होगा, उसका नॉमिनी कोई चीफ मिनिस्टर बनेगा, ये पॉसिबल नहीं है. हर स्टेट की अब अलग अलग चीज़ें हो गई है. इसलिए कोर्स करेक्शन ये किया जाना चाहिए कि हम नीचे पंचायत लेवल के रेगुलर चुनाव करें. पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव में से कुछ लोग जैसे एमएलसी में आते हैं वैसे एमएलए इलेक्ट होकर आए. कुछ एमएलए में जिस तरह से एमएलसी में रिटायर होते हैं उसे रिटायर हो, और हाउस का प्रोसेस हम नए ढंग से. आप कह रहे हैं कि जो पंचायत का नेता चुनकर आता है, पंचायत में वार्ड अभी एमएलसी का जब चुनाव होता है, सपोज देयर आर 10 मेंबर ऑफ एमएलसी, दे आर इलेक्टेड फ्रॉम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, वो आदमी वोट देते हैं, वो एमएलसी बनते हैं. ठीक उसी प्रकार आप नीचे लेवल पर जो वार्ड पंच और सरपंच चुनाव लड़ रहे हैं उन लोगों में से कुछ परसेंटेज को आप एमएलए बनने का मौका दीजिए. और रिटायरमेंट जैसा होता है एमएलसी का, राज्यसभा का, वैसा रिटायरमेंट का काम करिए आप. और नीचे लेवल पर पावर दीजिए पंचायत पर. बिकॉज जनता के प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, पुलिस की प्रॉब्लम है, रेवेन्यू की प्रॉब्लम है, ये छोटी प्रॉब्लम है, उसको एड्रेस करने के लिए एमपी और एमएलए के पास समय नहीं है. आप ज़्यादा पंचायत को एम्पावरमेंट करिए, वहाँ पर रेगुलर ये चीज़ें होनी चाहिए और वहाँ पर आप पैसा देकर उनको ताकत दीजिए, तब समस्या का निदान होगा. अभी हम 4000 एमएलए और एमपी के जीतने के लिए स्टेट फंडिंग की बात कर रहे हैं. टोटल नंबर ऑफ इलेक्टोरेट कितना है? 4000 एमएलए, 545 एमपी, उनके स्टेट फंडिंग की बात कर रहे हैं. उससे सिस्टम लागू नहीं होगा जब आपका एग्जीक्यूटिव हाउस ही नहीं चल रहा है, जनता के प्रति अकाउंटेबल ही नहीं है, तो फिर आप पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात कैसे कर रहे हैं? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को इफेक्ट करने के लिए इस टॉप शूटर भी रिवर्स करिए. प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा ताकत पंचायत के सरपंच को होनी चाहिए. पंचायत का सरपंच उन चीज़ों को ठीक ढंग से करे, वहाँ अमेंडमेंट करे, वहाँ लोगों की प्रॉब्लम है, पुलिस की प्रॉब्लम है, रेवेन्यू की प्रॉब्लम है, हेल्थ की प्रॉब्लम है, एजुकेशन की प्रॉब्लम है. दोज प्रॉब्लम कैन नॉट बी डिस्कस इन पार्लियामेंट एंड असेंबली. वी आर टोटली नेग्लेक्टिंग. उसका ऑफशूट ये हो रहा है, कभी जयप्रकाश मूवमेंट में हो रहा है, कभी किसान मूवमेंट हो रहा है, कभी ये मूवमेंट हो रहा है. लोगों का पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में विश्वास कम होता जा रहा है. इसलिए आपको कोर्स करेक्शन करके हम इलेक्टोरल सिस्टम को कैसे बदलें जो मोर इफेक्टिव हो, मोर प्रो पब्लिक हो, उस बारे में जब तक हम नहीं सोचेंगे मैं इस ऑडियंस के सामने एक वोट करता हूं. हाउ मेनी पीपल, कितने लोगों को लगता है कि उनका विश्वास उड़ रहा है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से? जिनको लगता है उनको संसद से विश्वास उड़ रहा है. Those who feel that the parliament no longer satisfies their aspiration, they have lost faith in parliamentary democracy, raise your hands. अभी भी इतने लोगों को विश्वास है, ये अपने आप में बड़ी बात है. आपको ये पूछना चाहिए, आपको ये पूछना चाहिए कि कितने लोग हमारी बात समझते हैं, हमारे ख्वाबों को पूरा करना चाहते हैं. पूछिए क्या कितने लोग, कितने पॉलिटिकल पार्टीज, कितने नेता हमारी तकलीफ को समझते हैं? चलिए ये, हाउ मेनी पीपल बिलीव दैट द पॉलिटिशियंस अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स? दोज हु बिलीव कि क्या, हाउ मेनी दोज हु बिलीव पॉलिटिशियन, जिनको लगता है कि नेता जो हैं वो उनके वाकई समस्या को पहचानते हैं, वो अपना हाथ खड़ा करें. कितने लोग हैं जो समझते हैं नेता अपने लोगों की बात? ये देखिए, देख लिया आप, ये सवाल है राजदीप. मैं आपके सामने यही बोला ना, ये तो बैरोमीटर नहीं हो सकता, मगर नहीं है एक बैरोमीटर. ठीक है, सब यंग है. नहीं ठीक है, इसीलिए तो कह रहा हूं, अग्निवीर पे प्रोटेस्ट, CAA पे प्रोटेस्ट, किसान लॉस पे प्रोटेस्ट, लॉयर्स प्रोटेस्ट, दलित पे प्रोटेस्ट. एक दिन ऐसा आएगा, याद रखिए, कि श्रीलंका में जिस तरह घुस के प्रेसिडेंट हाउस में बैठे ना, एक दिन प्राइम मिनिस्टर घर में घुस के बैठेंगे, नौकरी नहीं दी है तुम हमको. मैं नहीं चाहता हूं ऐसा हो, मैं नहीं चाहता हूं, वरना कल UAPA लग जाएगा मेरे. नहीं, ये हो सकता है, मैं नहीं चाहता हूं ऐसा हो, ऐसा मैं बात करिए. नहीं ओवैसी जी, नहीं 1 मिनट. ओवैसी जी, ये भी डर है कहीं वो आपके भी घर ना आए हैदराबाद में. आ सकते बिल्कुल आ सकते. नहीं देखिए राजदीप, हम तमाम लोग शीशे के घर में रह रहे हैं. हम तमाम लोग शीशे के घर में रह रहे हैं. आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं. No, he is virtually suggesting. I am responding to him. No, respond to also what the general feeling is. People have lost faith in your ability to address their issues. I am responding to it. Yes, the prominent major political parties are losing their grip on the minds of the people. We have been witnessing. At the same time, we are witnessing
the spontaneous popular movements, civil movements, and it is happening across the world. Across the world. In Latin America, what is happening? They call social left, not just political left, social left. What do you mean by social left? And civil societies, they come together and they raise their voice. And Sri Lanka, yes, it is a serious economic crisis which led to political crisis. Some learned professors wrote, the revolt may lead to revolution. Why it did not happen? Why it did not happen? In India, yes, the farmers fought for more than a year, sacrificing more than 700 lives. And they made the government to kneel down. Mr. Modi had to retreat those formulas. That happened. What next? What next? And No, how can those, no, no, 1 minute, I want, No, 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 1 minute. I believe that the farm laws were good for India. Majority of farmers that I have spoken to outside those of North India believe that these were good farm laws. आपने protest hijack कर दिया. No, That is what I say. नहीं, आपने उन फार्मर्स से बात की जो अदानी और अंबानी के दोस्त हैं. No, no. I am telling you. I am telling you. ओवैसी जी, यही तो आपकी भूल है. हम लोग भी लोगों से No, मिलते हैं भाई let साहब. me respond. आप सबसे नहीं मिले. No, let me 700 respond. फार्मर्स मरे राजदीप. 700 फार्मर्स मरे. आप ऐसा नहीं बोल सकते. No, Okay, 700 farmers died. Let me respond. The purpose of those 3 farm laws is to hand over the agriculture farming sector to corporatization. Let us be very clear. Corporatization, not cooperation of farmers. Corporatization of agriculture. It means what? Okay, let's not go specifically. I'm asking you. No. Why is it? I Sir, 1 minute. Sir, 1 minute. Finish. Sir, 1 minute. 50 years ago, when the opposition felt that the government was becoming a dictatorship under Indira Gandhi, opposition came together. Jaiprakash Narayan's leadership challenged it. Janta bhi jud gayi. When there was a defamation bill passed by Rajiv Gandhi, which we in the media thought was anti-media, editors रास्ते पर आ गए, bill वापस लेना पड़ा. There was a time when people came out on the streets to raise their issues and felt that political parties would support them. Today people feel, आप युवाओं से पूछिए, in state after state examination there is corruption, there is paper leakage, exams are not held on time. No, this is what. Why is it that political parties are unable to pick up these issues? People pick it up on their own. आप पर विश्वास चला गया है. They don't trust you anymore. No, this is what I was trying to explain. You don't listen to others. That is the problem. Why it is not happening in India? Why it is not happening in India? You are saying corruption. Yes, corruption is high in Indian society, in Indian politics. So hold it close. How to fight corruption? I am asking you. How to fight corruption? Let us discuss. Yes, who are the corrupt people? Who are the corrupt political parties? Let us discuss, debate where we can discuss all these things in Parliament. If you dismantle Parliament, if you make defunct Parliament defunct, where will you discuss? Where will you discuss? What will happen to our democracy? And there were promises made by the rulers, the present rulers. Black money will be unearthed and every one of you will get 15 lakh rupees per head. Have you got? Have you got? I am asking. And every year 2 crore jobs will be created. Yeah, but how is it that the enforcement directorate is finding all the money only in opposition leaders' houses? Today Sanjay Raut has been raided, usko bhi arrest kar diya hai. No, That means there must be some opposition leader bhi koi doodh se dhule hue nahi hai. Yeah, now he is in opposition. He was in power also. Sanjay Raut, if you take his name, now he is in opposition. But earlier, he was part of the government. Let us not forget. And this minister has been disowned by Madam Mamata Banerjee there, but he was part of the government. He was minister. So we should think over why this greed for money, amassment of wealth, looting the people, cheating the people. How can we tolerate all these things? This is where we think as left, as communists,
We should fight against corrupt politics, corruption, and we should talk to people the truth. And we should tell the people what exactly is happening, why people are cheated, why people are corrupted, why election system has become so weak. We should talk to the people. Okay, so you're saying you've got to talk to the people, but Dr. Joshi, ये भी है कि क्या वजह है? राजस्थान का मैं बार-बार उदाहरण दे रहा हूं because we are in जयपुर. रीट की एग्जाम होती है, लोग रास्ते पर आ जाते हैं, बच्चों को आंदोलन करना पड़ता है. क्या कहीं ना कहीं वो संपर्क, वो कनेक्ट टूट गया है जो एक जमाने में नेताओं का था? ये जनता के प्रश्न है, तुरंत कहीं ना कहीं संपर्क हुआ करता था. आप अपने बड़े बड़े बंगले में रहते हैं, आप कहां जनता से आपका संपर्क है? क्या ये सही है कि ये सबसे बड़ी एक समस्या है जो कनेक्ट होना चाहिए पब्लिक और पॉलिटिशियन के बीच में, वो टूट गया है? पॉलिटिकल कनेक्टिविटी का डिस्कनेक्ट नहीं हुई है. एग्जामिनेशन का कंडक्ट करने का जो सिस्टम है वो गवर्नमेंट का काम है. उस सिस्टम में जो प्रॉब्लम आ गई कि हमने पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भर्ती हो रही थी. अब आप बताओ, राजस्थान में 15 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं. कितना नंबर? 15 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं. पोस्ट कितनी? 60,000. गवर्नमेंट ने क्या किया? उनको फ्री बस कर दी, खाने की व्यवस्था कर दी, ये कर दी. उस सिस्टम को एक्सप्लॉइट करने के लिए कुछ लोग जो ऑलरेडी पेपर लीक करा के पैसा इकट्ठा करने वाले हैं, वो लोग बैठे हुए हैं. अब इस सिस्टम, इतने बड़े सिस्टम को कैसे ठीक मैनेज करें? उसका थोड़ा सा भी एब्रेशन होगा तो उसका इंपैक्ट होगा. यू कैन नॉट ब्लेम द गवर्नमेंट और यू कैन नॉट ब्लेम द पॉलिटिशियंस और यू कैन नॉट ब्लेम डिस्कनेक्टिविटी. है डिस्कनेक्टिविटी नहीं है, सिस्टम इतना बड़ा हो गया जिस सिस्टम में ठीक ढंग से काम करने की जो व्यवस्था पैदा करनी चाहिए सिस्टम में वो नहीं कर पाए, उसका अफसूट है. बट मैं OSCC की बात से बहुत सहमत हूँ कि जब तक हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के प्रति नौजवान पीढ़ी का फेथ नहीं एस्टेब्लिश करेंगे, तब तक इस तरह के आंदोलन जो खड़े हो रहे हैं वो हम सब के लिए चुनौती है कि हम MLA और MP बनकर सदन चलाने का हमें क्यों जरूरत पड़ रही है. इस देश में सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हमारी सबसे बड़ा कोई पूछा जाए पॉलिटिकल पार्टी का गुनाह है, वो गुनाह ये है कि हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के बारे में एजुकेशन करने का काम ही नहीं किया. आज की डेट में विनेबिलिटी है, आप क्राइम करो, पैसा लो, चुनाव जीतना है, उस आदमी को टिकट मिल रहा है, तो पार्टी आइडियोलॉजी कौन सी? आप बात तो करते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की कि आइडियोलॉजी के आधार पर सेलेक्ट करेंगे और टिकट दे रहे हैं विनेबिलिटी के आधार पर. तो भाई आप बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी खुद ही पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को जब डिमोलिश करने का काम कर रही है तो टू होम टू ब्लेम. इसलिए मैं समझता हूं कि कोर्स करेक्शन बहुत जरूरी है. 75 साल में हमने अचीवमेंट किया है, ये कोई नेगेटिव नहीं है. पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इवॉल्व हो रही है, इसकी एब्रेशन है, पर टाइमली इसके ठीक ढंग से हमने काम नहीं किया. कौन करेगा सर? अब सवाल ये आखिरी सवाल ये है कि हम प्रॉब्लम क्या है जान गए हैं, सोल्यूशन भी आपने 2-3 बड़े अच्छे दिए हैं. कौन करेगा, कौन उठकर करेगा कि मैं ये सिस्टम को अब करेक्ट करने वाला हूं, या कौन सा वो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है? मैं एक एग्जांपल दूंगा सिर्फ, एक एग्जांपल देने से. दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है, कांग्रेस का कार्यालय है, बरसों से है, 3-3 सांसद है, पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर है. आप पार्टी कैसे खड़ी हो गई? हाँ, आप पार्टी कैसे खड़ी हो गई? मतलब इस सिस्टम के अंदर ही लोग नए ढंग से जुड़ेंगे, खड़े होंगे और रास्ता निकालेंगे. डोंट बिलीव कि कांग्रेस, बीजेपी और यही समस्या का समाधान करेगी. ये नौजवान पीढ़ी हिंदुस्तान की है, वो समझती है और वो अपना रास्ता निकालने का काम करेगी. वो किसी के भरोसे पर नहीं है. हमें ट्रस्ट करना चाहिए, हमें ट्रस्ट करना चाहिए. प्रोफेसर जोशी, आप कहीं आम आदमी पार्टी का समर्थन तो नहीं कर रहे ना? मैं अपने पार्टी का नहीं कर रहा हूँ, मैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का समर्थन कर रहा हूँ. मैं पहला स्पीकर हूँ जो बोल रहा हूँ बार बार कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के एब्रेशन होने में वन ऑफ द कारण एंटी डिफेक्शन बिल. वन ऑफ द कारण आप देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, नौजवान पीढ़ी के लोगों को मालूम नहीं होगा. स्पीकर की कोई ओथ नहीं होती है, प्लीज अंडरस्टैंड इट. MLA की ओथ होती है, मिनिस्टर की ओथ होती है, हाई कोर्ट के जज की ओथ होती है, स्पीकर की कोई ओथ नहीं होती है. हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ये किया है कि वन ऑफ द MLA जो बहुमत वाली पार्टी का, वो आदमी स्पीकर का रखकर काम करेगा. हमने उसको क्वाजी जुडिशरी पावर दे दी, वो डिस्क्वालीफाई करने का काम भी करेगा. पर ये काम हाउस चलाने का काम करने का काम है कि आपका ये काम करना है इस देश में. So you think anti-defection law should be scrapped? Anti-defection law should be modified. यदि पॉलिटिकल पार्टी जिसके कहने से टिकट मिलता है, उस पार्टी का यदि आदमी अपना पार्टी का काम विरोध कर रहा है, नीतियों का विरोध कर रहा है, तो पार्टी के अध्यक्ष को, इलेक्शन कमीशन को लिखकर उसको उसी दिन डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए और दूसरा कोई अपील ही नहीं होनी चाहिए. नहीं, एक मिनट, मुझे आपकी, मैं
कांग्रेस पार्टी के टिकट में चुनकर आया हूं जयपुर। पार्टी का सिंबल एक मिला मिनट, मुझे। पार्टी के सिंबल किसने दिया? पार्टी के अध्यक्ष ने। एक मिनट, मैं आया हूं चुनकर। राजदीप आप उसको नहीं राजदीप राजस्थान कंटेक्स्ट में बीएसपी कर दीजिए। राजस्थान के कंटेक्स्ट में बीएसपी कर दीजिए। बीएसपी से वो आप बोलिए, पूछिए। प्लीज, हाँ पूछो, कुछ भी पूछे ना। नहीं आपको नहीं सर, इनको बोल रहा हूं सर। आप स्पीकर हैं सर, आप स्पीकर हैं। प्लीज आई सेड आई एम नॉट स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ कांग्रेस। मैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के हिसाब से कह रहा हूं मिस्टर ओएसिस, फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं इस बात को। पार्टी का सिंबल कौन देता है? पार्टी का प्रेसिडेंट। आप साइन करते हो जब आपका पार्टी का टिकट मिलता है जी। आपका पार्टी का नॉमिनी यदि पार्टी के अंदर, असेंबली के अंदर जाकर, पार्लियामेंट के अंदर जाकर आपकी पार्टी का नीति का विरोध कर रहा है, तो लेजिस्लेटर विंग और पार्टी को अलग अलग क्यों किया आपने? आप पार्टी को वहीं से फैसला करिए कि ये पार्टी का हमारा एमएलए है, ये काम नहीं कर रहा है, इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट लिखे और डिस्क्वालीफाई कर दीजिए, एवरीथिंग इज ऑल राइट। आपका हाउस भी ठीक चलेगा। आई वांट टू गिव यू एन एग्जांपल। ओवैसी जी ने अभी ब्रिटेन का एग्जांपल दिया। मैं कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनकर आया हूं जयपुर से। आपने कोई, आपके लीडर या आपकी जो कैबिनेट है उसने कोई निर्णय पास किया, मुझे वो पसंद नहीं। आई डोंट लाइक द डिसीजन। आई से आई प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस डिसीजन एज दे हैव डन इन ब्रिटेन। दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर। उनकी सदस्यता नहीं गई। यहां आप लोग कंट्रोल करते हैं क्योंकि जैसे ही मैं आपके कुछ विरोध में कहूं मेरी सदस्यता चली जाएगी। व्हाई शुड दैट हैपन? ना दो अलग चीजें। पार्टी ब्रिटेन में पार्टी का लीडर कौन है उसका फैसला कर रही है, नॉट बिहेव इन द पार्लियामेंट। प्लीज डिफरेंशिएट इट, डोंट डिफरेंशिएट। व्हाट आई एम सेइंग इट, पार्लियामेंट आज कांग्रेस का यदि ओएसिस की पार्टी का टिकट ओएसिस के साइन से मिलता है, उसके साइन के सिंबल से उसको टिकट मिलता है, वो आदमी हाउस में जाकर इस एंटी डिफेक्शन लॉ में दो चीजें कर रखी है, बिहेवियर ऑफ लेजिस्लेटर, बिहेवियर ऑफ द पार्टी। आप इस दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन का खत्म करिए। पार्टी यदि कौन से डिसीजन लेती है कि जो मैंने पार्टी का सिंबल दिया, ये एमएलए पार्टी के अंदर पार्टी के विरोधी ये काम कर रहा है, तो उस पार्टी के अध्यक्ष को इलेक्शन कमीशन से लिखकर उसी दिन उसको डिस्क्वालीफाई कर दीजिए। कोर्ट में अपील की कोई अधिकार नहीं है, सब चीजें ठीक हो जाएगी। आपने खुद एक आर्टिफिशियल चीज खड़ी की, पार्टी खड़ी की, एंटी डिफेक्शन लॉ में मिस्टर ओवैसी आप एडवोकेट हैं, आपने ये पावर करा, पार्टी भी स्प्लिट हो सकती है और लेजिस्लेटर भी स्प्लिट हो सकता है। ये व्यवस्था क्यों की आपने? इसीलिए प्रॉब्लम हो गई। शिवसेना तो उद्धव जी के पास है और लेजिस्लेटर विंग शिंदे के पास है। सर ये कानून तो कांग्रेस ने बनाया ना सर। कोर्स करेक्शन उससे रास्ता नहीं है। हमने नहीं बनाया। आप बना भी नहीं सकते, आप बना भी नहीं सकते थे। प्लीज अंडरस्टैंड, आप बना नहीं सकते थे कानून ना। प्लीज, कानून बनाएगा बहुमत वाला, आप तो बना ही नहीं सकते। पहले मेजोरिटी ले फिर कानून की बात करिए। आपको अधिकार ही नहीं है, आप क्या कानून बनाएंगे? कानून तो जो पावर में होगा, बहुमत होगा, वो बनाएगा भाई। Okay, 1 minute. 1 minute, sir. I'm coming. We have heard very interesting suggestions. We have only 10 minutes. I want to ask you something interesting as people. थोड़ा जरा रिलैक्स हो जाइए। It's 75 years of what? 75. No, questions will go out of control. So we are not going to do questions on this round. You are here today to listen like you are in the press gallery of Parliament. For once, you have to agree to that. Right? You want questions? चलो, we will do 10 minutes of questions. Let public है, थोड़ा पूछना चाहिए। No, चलो, we will, no, 1 minute. We'll start with the boy in the orange में। ऑरेंज में है। आपको बड़ी मोहब्बत मैंने है। ऑरेंज, मैं हमेशा ऑरेंज की तरफ देखता हूँ, जैसे आपको बड़ी मोहब्बत है ऑरेंज से। हेलो सर। ऑरेंज मेरा फेवरेट कलर है। हम लोग बात कर रहे थे कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए, तो सर ने कहा था कि सर से मेरा क्वेश्चन है। सर हमेशा कहते हैं कि मतलब विपक्ष मजबूत होना चाहिए। मेरा ओवैसी सर से सवाल है। क्या है सवाल? मेरा सवाल है कि आप विपक्ष को मजबूत चाहते हैं, लेकिन आप विपक्ष से दूर चले जाते हैं और जो पक्ष में उसका मदद करते हैं, ऐसा आप पे लोग वो लगाते हैं, मतलब इल्जाम लगाते हैं। तो उसके बारे में क्या है आपका? देखिए ओवैसी जी, ये पुराना सवाल जो मैं आपको बार बार पूछता हूँ कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। नहीं, मैं आपको इससे पहले बताया कि मैं ए टीम हूं और मेरी डील हुई थी भाजपा से राजदीप सरदेसाई के घर में, और अभी तक मुझे उसमें 50% पैसे आना है। राजदीप नहीं दे रहे, देने के लिए बोलिए प्लीज।
No, but he's asking you a serious question. तो सीरियस क्वेश्चन ये है कि आपके पास आज से 2019 दिसंबर में आपके पास विधानसभा के चुनाव हुए। मैं नहीं लड़ा यहां पर, नहीं लड़ा ना, कांग्रेस जीत गई। उसके चंद महीने के बाद लोकसभा के चुनाव हुए, मुख्यमंत्री के बेटे हार गए, मैं जिम्मेदार हूं। हैं, ये बात देखिए समझने की जरूरत है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जीते। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में सिवाय कमलनाथ के बेटे के पूरे क्लीन बोल्ड, मैं जिम्मेदार हूं। तीसरी बात आप सुनिए, मध्य प्रदेश में जीते, उसके बाद 20 विधायक भाग गए। तो क्या राजदीप सरदेसाई और राजा साहब उनको गुलाब जामुन खिलाए थे भाजपा में जाओ बोल के? हैं, एक बात समझिए कि हम नहीं लड़े तो ये भाजपा जीत रही है। अब आपका सवाल का जवाब दे रहा हूं। अब जब राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होंगे, पूरी ताकत से मैं लड़ूंगा और बड़ी इज्जत के साथ कह रहा हूं कि भाड़ में जाए इल्जाम लगाने वाले मुझ पर। मेरा काम लड़ना है। जनता पसंद करेगी तो वोट डालेगी या नहीं डालेगी। मगर ये क्या कोई फ्यूडलिज्म है, कोई चौधरी है क्या ये लोग कि नहीं तुम क्यों आए यहां पर? अरे भाई, आपके बाप का राजस्थान नहीं है, मेरा भी है। माने आपको उन लोगों से कह रहा हूं। अच्छा, आप देखिए, एक बात सुनिए, महाराष्ट्र सर स्पीकर है मगर उनकी एक्स पार्टी, अभी तो पार्टी में नहीं है। महाराष्ट्र के चुनाव में राजदीप सरदेसाई प्रोग्राम किए, मुझको और कांग्रेस के नेता को बिठाए। उनके प्रोग्राम में कांग्रेस नेता ने बोला कि हम महाराष्ट्र की जनता से बोल रहे कि ओवैसी को वोट मत दो, शिवसेना बीजेपी आ जाएगी। चुनाव हो गए। चुनाव होने के बाद अचानक राजदीप सरदेसाई के प्रोग्राम में न्यूज में राजदीप सरदेसाई न्यूज ब्रेक करे, क्योंकि वो महाराष्ट्र के हैं। वो बोले कि शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी एक साथ हो गए। अरे भाई, ये निकाह कैसे हो गया? ये कैसे निकाह हो गया? कल तक आप शिवसेना को गाली दे रहे थे, आप शिवसेना को मिल गए। तो अभी स्पीकर साहब ने बताया अच्छी बात की आइडियोलॉजी। कहां गई आइडियोलॉजी महाराष्ट्र में? कहां गई आइडियोलॉजी महाराष्ट्र में? कर्नाटका में आपके कांग्रेस के हार भाग गए भाजपा में। तो देखिए, ये बहुत अच्छी आदत है उन लोगों की कि अगर जीत गए तो परिवार जिताया, हार गए तो मुल्ला जी की वजह से हार गए। Okay, तो ये गलत है। you made your point. Yes, yes in the blue here. बताइए, वो एक माइक आ रहा है, आपकी आवाज इतनी बुलंद है कि नहीं? रजा मुराद की तरह आवाज रखिए। जी जी जी, बुलंद तो बहुत है, अल्लाह का शुक्र है। वेरी गुड। अभी अग्निवीर की बात हो रही थी कि सवाल पूछिए। सवाल ही पूछ रहा हूं मैं कि अग्निवीर के खिलाफत में कांग्रेस ने उठाई और कहने लगी कि भारतीय जवानों के साथ, जवानी के साथ खेल रही है बीजेपी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सीएचए के लिए यहाँ पे 2 साल कांग्रेस ने सर्विस करवाई 28,000 नौजवानों से और 2 साल बाद उनको निकाल के बाहर कर दिया, उनको कोरोना वीर बना के रख दिया। तो मैं जोशी साहब से ये कहना चाहूंगा, आपकी पार्टी ने, आप अभी पार्टी से मैं ताल्लुक रख रहे हैं, आप बनाया है आपको, तो आप उन 28,000 जो कोरोना वीर हैं उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्यों उनको आपने सर्विस से निकाला और क्यों उनकी जवानी के साथ खेल रहे हैं? और वो लोग शहीद स्मारक पे जब बैठे हुए थे, उनको लकड़ियों से मार मार करके इस हुकूमत ने भगाया है। प्लीज। भावना से प्रश्न पूछना अलग है। सीएचए के अपॉइंटमेंट के ऑर्डर क्या थे? मुझे पता नहीं, आप मुझे, मैं अपनी अंडरस्टैंड बेटे, आप बेटे, कोई भी सर्विस कंडीशन होती है, उसके टर्म्स कंडीशन होते हैं। मैं प्लीज अंडरस्टैंड इट, 28, 40, 50, 60 इट्स इररिलेवेंट। प्लीज अंडरस्टैंड इट, प्लीज अंडरस्टैंड इट। डू यू हैव दी, प्लीज अंडरस्टैंड इट, प्लीज अंडरस्टैंड इट। आई डोंट नो, प्लीज 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 अंडरस्टैंड इट, प्लीज अंडरस्टैंड इट। आई एम नॉट गवर्नमेंट, प्लीज आई एम नॉट गवर्नमेंट, प्लीज। देखिए, मैंने आपको माइक दिया था सवाल पूछने के लिए। नहीं नहीं, आप ऐसा होता क्या? आपको सिंपल बात कर रहा हूं मैं, आई एम नॉट गवर्नमेंट। मैं तो एज स्पीकर पूछ रहा हूं आपको, आपका जो ऑर्डर है, ऑर्डर लेके दे दीजिए मेरे को। आप प्लीज अंडरस्टैंड इट। आपका जो प्लीज सीएचए का जो ऑर्डर है मुझे दे दीजिए, मैं सरकार से बात करूंगा। ये होता है और क्या होता है? ठीक है, उन्होंने कह दिया ऑर्डर दे। आप नहीं समझा दिया मैंने, ऐसा नहीं होता है। आपका यही ऑर्डर, मैं बात करूंगा। यस, द गर्ल हियर। यस मैम, योर क्वेश्चन। You need a mic? Yes.
last two questions after this. Yes, ma'am. सर मेरा सवाल ओवैसी सर से है। सर यूजुअली हम लोग हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, यूजुअली हम लोग जैसे आज का भी टॉपिक था, हमने हिंदू मुस्लिम के बारे में बातचीत की, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों की तरफ से ही हिंदू मुस्लिम आ रहा है, क्योंकि यूजुअली जो जनता जिस लीडर को चुनती है वो जो बोलता है उसी को जनता अमल करती है। आज हमारे देश में हिंदू मुस्लिम इतना ज़्यादा बढ़ गया है, हम लोग हर जगह देख रहे हैं, प्रोटेस्ट हम लोग देख रहे हैं, चाहे वो जुम्मे की नमाज के ऊपर हो या फिर कावड़ यात्रा, अभी जो कावड़ यात्रा चल रही है उसके ऊपर हो। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि राजनीतिक पार्टियों के थ्रू ही ये हिंदू मुस्लिम आया है। मैं इस ऑडियंस से ये पूछ रहा हूं, आपके सामने सबसे बड़ा सवाल अगर मैं कहूं, जिनको लगता है नौकरियां, खासकर की यंग, द बिगेस्ट इश्यू इज जॉब्स और हिंदू मुस्लिम, दोज हु थिंक इट इज जॉब्स रेज योर हैंड। जिनको लगता है नौकरी सबसे बड़ी समस्या है वो अपना हाथ खड़ा करें। जिनको लगता है युवाओं के लिए हिंदू मुस्लिम सबसे बड़ा सवाल है वो अपने हाथ खड़ा करें। नहीं, आप हिंदू मुस्लिम क्यों बोल रहे? कास्ट पूछिए ना। नहीं नहीं, ये नहीं, कास्ट पूछिए, कौन किसके कास्ट पे वोट देगा नहीं देगा पूछिए। ये क्या बात है हिंदू मुस्लिम पे लाके? Youngsters are saying biggest issue is jobs. राजदीप सुनिए, आज मोदी सरकार में अपर कास्ट के 37% रिप्रेजेंटेशन है कैबिनेट में, 37%। बताइए क्या है ये? राजस्थान की हर सरकार में देख लीजिए। This girl is saying that she doesn't want the Hindu-Muslim narrative. I will answer her. I will answer you. You always ask this. This is an euphemism for you. Hindu-Muslim. अरे कास्ट पे तो पूछिए। अगर कास्ट रियलिटी नहीं होता तो कल इंग्लिश पेपर उठा के देख लीजिए, मैरिज प्रपोजल देखिए, किस किस का मैरिज, किसको शादी करना है। कास्ट रियलिटी है राजदीप, इसको डिनाई मत करिए आप। कास्ट रियलिटी है, और जब इलेक्शन होगा सब कास्ट के लाइन पे वोट देंगे। हिंदू मुस्लिम, अरे हिंदू मुस्लिम देखिए, बोल रहा हूं ना, हिंदू मुस्लिम बोल रहा हूं, हिंदू मुस्लिम बोल रहा हूं। आज भारत की लोकसभा में सिर्फ 4% मुसलमान जीत कर जाते हैं। आप लोग ही तो वोट नहीं डाल रहे ना। मुझे ठीक है, आप मुझे ब्लेम करिए, मैं सबसे खराब आदमी हूं, मगर 4% क्यों जीत के जा रहे हैं बताइए? आप लोग वोट ही नहीं डाल रहे। राजस्थान में आखिरी मर्तबा लोकसभा से मुसलमान एमपी कब जीता था आप बताइए, मैं क्यों बताऊं? राजस्थान में कितने मुसलमानों की आबादी और कितने विधायक जीत कर जाते हैं आप देख लीजिए। आज हिंदू मुस्लिम की वजह से ही सिर्फ एक ही समुदाय को नुकसान हो रहा है, मुसलमान को, और दूसरों को नुकसान नहीं हो रहा है। मगर मुसलमानों को ये नुकसान समझने की जरूरत है। मुसलमान जो है, अब ये मुसलमान को बदलना पड़ेगा। वो हमेशा ये बोले मैं सेकुलरिज्म का परचम लेके नाचूंगा, नाचिए, खुद नाचते रहिए, कुछ होने वाला नहीं है। Okay. आपका फायदा उस किस में है वो देख लीजिए। I want to ask you this, Mr. Raja. You heard this, or when the question was asked, they said majority says jobs is the main issue. Over the years, you have also raised this issue of jobs for the young. But when it comes to elections, when it comes to voting, people are voting increasingly on identity, on caste, on community. ये फर्क पड़ गया है। इस ऑडियंस में लोग कह रहे हैं नहीं jobs is main issue. लेकिन when it comes to voting, they are voting on caste and community. That is the reality. I agree with her. Jobs, unemployment is one of the major burning issues of our country. If you refer to me, I did fight against unemployment when I was youth. I conducted job or jail campaign. I marched from Kanyakumari to Chennai. Number of campaigns I did. The point is, who is to be held responsible for growing unemployment? What are the basic issues of Indian society? Maybe there are students of sociology, political science. I must tell you, which are the basic issues that country is confronting today? One, class exploitation. Two, the caste discrimination. Three, the patriarchy. It's a women question. So, how to deal with these three? That is number one. Number two, what is India today? It is our country. It is our country. We are children of Mother India. But what is our situation? Take the hunger index in the world. India is ranked at the lowest level. Take Human Development Index. India is ranked at the lowest level.
take the women empowerment, women participation. India is ranked at the lowest level. Freedom of press, India is ranked at the lowest level. Who should be held responsible for all these things? Who should be held responsible? Why India should be treated like that? Why unprecedented inequality in our country? Unprecedented. 1% of the society is having more than the wealth of 50% of our citizens. Who are those people? Adanis and Ambanis. Who back them? Who are supporting these corporate houses, No, big one minute. business Mr. houses? Raja, this And is- poverty is No, a no, you're problem. not No, you Mr. are talking, Raja, you are talking the about fact many is issues. people are not, आप ये rhetoric, sir, what no, you're it saying, is not not rhetoric. it is fact. not rhetoric. But the I'm people are sorry. not accepting it. No, I am People are voting for someone else. I am sorry. It is not rhetoric. Why are they It not is- voting no, for no, you? it is not rhetoric. It is reality. I agree with her. Jobs. It's a problem. And which ideological, which political policies? Why are they voting on identity then? Responsible for the unemployment in the country. No, that is where I appeal to the young people, to the people, you should rise now. Awake, arise to fight against all these anti-people, ideological policies, political policies of parties, whether it may be Congress or BJP or my party also. If we are committing some mistake, you fight against that. So the political parties need to be corrected. And it is an ideological struggle. And our party is doing that ideological struggle. Okay, Today people may not vote for me. And tomorrow, definitely people would vote for the communist movement, communist ideology. Okay, I will leave it at that. Last question. Yes, boy. वो पीछे वाला जिसने पहले से हाथ, उसने पहले से हाथ रखा था. लास्ट क्वेश्चन. यस सर 2008 के अंदर सीपी जोशी जी के नेतृत्व के अंदर कांग्रेस चुनाव लड़ती है. कांग्रेस की पार्टी जो सरकार बनाती है, परंतु सीपी जोशी जी खुद हार जाते हैं. 2014 के अंदर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है, पार्टी हारती है और फिर भी उन्हें 2019 के लिए एक मौका और दिया जाता है. तो महोदय, सेम पार्टी, सेम सी पोजीशन और उसके बावजूद इनके साथ व्यवहार अलग, ऐसा क्यों महोदय? मुझसे तो नहीं पूछ रहे ना आप ये. मुझे लगता है जोशी जी वो सवाल वही है कि एंड में जो है पार्टी जो है परिवार बन जाती है. ना आपको प्लीज अंडरस्टैंड इट. हर पार्टी की एक क्या कहते हैं कोर वैल्यूज होती है. बेटा प्लीज, बेटे आराम से. मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है तो कांग्रेस पार्टी के स्ट्रक्चर को सोच समझ के ज्वाइन की मैंने. कोई आदमी बीजेपी ज्वाइन कर रहा है तो वो सोच समझ के बीजेपी ज्वाइन कर रहा है. कोई एसएस की पार्टी को ज्वाइन कर रहा है, एसएस की पार्टी को सोच समझ के ज्वाइन कर रहा है. कोई सीपीआई को ज्वाइन कर रहा है तो सीपीआई को सोच समझ के ज्वाइन कर रहा है. आप किसी मंदिर में जाते हैं, किसी मस्जिद में जाते हैं, किसी गुरुद्वारे में जाते हैं, वहाँ पूछते हैं कि क्या कर रहे हैं. तो ये तो पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करने से पहले उस पार्टी की स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझकर फिर पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए. तब निर्णय के बारे में कोई प्रश्न उठने का संबंध नहीं उठे. यानी आपने पहले से तय किया है कि आपके पार्टी का लीडर के पोजीशन में कोई कंपटीशन नहीं हो सकता. लीडर का पोजीशन तय है, बाकी सब. This is Rajabhai, please एक मिनट. Are you in position to vouch for this that the leadership quality of Atal Bihari Vajpayee was less than Narendra Modi ji? Please understand it. इस देश में ये समझने की आवश्यकता है कि भाई पॉलिटिकल पार्टी ही फैसला करती है. इट वाज हु पिकअप नरेंद्र मोदी जी. कोई इलेक्शन हुआ था क्या उनका? 20 शिवराज सिंह चौहान 29 में से 22 एमपी जिता के लाए थे 2004 और 2009 में. रमन सिंह जी 11 में से 10 एमपी जिता के लाए थे. भाई देव दो चुनाव में यंगर जनरेशन को लगता है कि नरेंद्र मोदी जी कम से कम किसी पॉलिटिकल परिवार से नहीं आए हैं. ना प्लीज अंडरस्टैंड ना, नरेंद्र मोदी जी आरएसएस के परिवार से आए हैं. इसको मना करेंगे क्या? उन्होंने कोई पार्टी ने कोई चुनाव करके फैसला किया था क्या? इलेक्ट फैसला करके वोट डाल के कहा था कि भाई हम इसको पार्टी का उम्मीदवार बनाएंगे. उनकी पार्टी की लिमिट आई कंक्लूड इट. आप बता दें, जब उनको समझ में आ गया इस देश में आरएसएस का जो मूवमेंट है, दिस मूवमेंट वाज ब्राह्मण मूवमेंट डोमिनेटेड बाय महाराष्ट्रियन पॉलिटिकल पार्टीज में, जब लिमिट हो गया कि अडवाणी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते हैं, तब हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में कोर्स करेक्शन किया उन्होंने
और कोर्स करेक्शन ये किया कि पॉलिटिकल लीडरशिप इज विद ओबीसी एंड फिलोसॉफिकल लीडरशिप इज अपर कास्ट, दैट कॉम्बिनेशन इज डिलीवरिंग द रिजल्ट्स। तो आप जो कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा, कर हमको भी पॉलिटिकल पावर माना हमारी पार्टी को, विल आल्सो डू द कोर्स करेक्शन। आप करेंगे कोर्स करेक्शन? नेचुरली है। आप मुझे एक बात समझा दें, मैं एक एग्जाम्पल आखिर में सुने मेरी बात को। 1952 से लगाकर ओवैसी साहब नोट कर लें, 2004 में बीजेपी के वोट 7 करोड़ थे, 2009 में उनके वोट 8 करोड़ थे, 2014 में पहली बार हिंदुस्तान में 12 करोड़ वोट नए जुड़े और 13 करोड़ वोट बढ़े। कांग्रेस का वोट 2004 में 10 पॉइंट समथिंग था, 2009 में 11 पॉइंट समथिंग था, आज भी 11 करोड़ पर वोट है। आप वहीं के वहीं रह गए। लेकिन जो नई जनरेशन जो वोट आया है, उस नई जनरेशन को हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की एजुकेशन नहीं दी, इसलिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जो नया वोट है वो भावनाओं के आधार पर देख के वोट दे रहा है कि भावनाएं ठीक हो जाएगी, डेमोक्रेसी मजबूत हो जाएगी और देश आगे बढ़ता रहेगा। चलिए, आई विल देयरफॉर कंक्लूड। यस मैडम, यस, वन लास्ट क्वेश्चन, चलो। Good evening, panelists. So, Mr. Raja pointed out that there have been discussions about electoral reforms in the parliament. So, could you please shed a little more light on the electoral reforms that have been proposed so far, and can we expect electoral reforms coming in the current future? He already explained. He said state funding was one of the proposals discussed. No, I want to know it in a detailed manner. That's why I asked. No, the question. that detailed manner now at this time at the end of the program is not going to be He has a possible. mic. You will have to Last discuss speaker, that he has a separate. mic. I'm going to leave it there, ma'am. No, I will make some. But if you want one, I will give you 30. If there is one thing you would like to see Okay, changed, okay. only one. No. We are building popular movement to demand proportional representation system and they demand state funding of elections so that electoral system will be a proper electoral system. Chaliye, that will sir, ensure that- a proper parliament. This is the last time, sir. We have run out of time. Yes. I hope it is a different question. No, ma'am, you can't have a detailed question at after I 1.5 will hours. speak to you. I will Yes, speak go to ahead. you. हेलो You can meet him afterwards and get the full details. हेलो, नमस्ते सर। सर, यहाँ पे बात हो रही थी डेमोक्रेसी रिफॉर्म की और बहुत अच्छा आइडिया है। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको। नहीं, आप मुझे सवाल नहीं, हाँ, सवाल ही कर रहा हूँ। एक जैसे कॉलेज होता है ना, उसमें 2 प्रकार के कॉलेज होते हैं। एक में क्या होता है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होता है, कंटिन्यूस एग्जामिनेशन होता है। एक में एंड सैम होता है, ठीक है। जिसमें एंड एग्जाम होता है ना, तो बच्चा राउंड द ईयर तैयारी नहीं करता है और उसकी ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं होती है। वही प्रॉब्लम हमारे देश की है। भाई, जब एक बार 5 साल सरकार बन गई, जो उनके एमपी एमएलए के जो बिहेवियर है, जो भी रिस्पॉन्ड है उनको हम एवोल्यूशन कंटिन्यूस कर ही नहीं सकते। तो जैसे ग्रेडिंग दी जाती है कि भाई इसने इतना ये काम किया, नहीं किया, 1 साल में गलती करी, वो कुछ नहीं होता। फिर लास्ट में क्या होता है? आपका सवाल क्या है? वही बोल रहा हूँ, जो सवाल नहीं, वही बोल रहा हूँ। तो मैं सजेशन दे रहा हूँ कि ये हो you सकता है want a क्या? grading, you want a grading system. Now we have run completely out of time. In fact, there should be maybe a right to recall also कि अगर हमारा MP या MLA या जो विधायक है, he is not performing, should you have a right to recall? This has also been discussed in the Part past. of the electoral reform. One of your electoral reforms which you can give in detail there. But I will ask all of you in conclusion. We have 30 seconds. What is the best thing about being a politician and the worst thing? सबसे अच्छी चीज क्या है नेता बनने की और सबसे बुरी चीज क्या है, ये हमें बताइए ताकि जनता डिसाइड करे कि नेता बनना है या नहीं। सबसे अच्छी है जनता की सेवा करके आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है। सबसे बुरी चीज ये है कि बिना समझे लोग आके आपको प्रश्न करते हैं। आहा, बिना सोचे समझे आके प्रश्न करते हैं। आप मेरी तरफ तो इशारा नहीं कर रहे।